नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने कैबिनेट मिशन के बारे में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। आपको महत्वपूर्ण जानकारी से रिलेटेड देंगे और परीक्षा से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका भी हम इसमें जिक्र करेंगे, कौन कौन से बिंदु इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से इसमें आपको याद रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन। दरअसल बता दें कि ब्रिटेन में सरकार चेंज हो चुकी है। ब्रिटेन में चर्चिल की जगह पर क्लीमेंट एटली आ चुके हैं, जो भारत के प्रति उदारवादी नीति अपना रहे हैं और वो लेबर पार्टी से उनकी सरकार बनी हुई है। तो उन्होंने 14 मार्च 1946 को उन्होंने घोषणा की कि भारत को भी स्वतंत्रता का अधिकार है, उनको भी स्वतंत्र किया जाए, ऐसा उन्होंने बोला। और इसको लेकर के फिर आगे चल करके इन्होंने एक मिशन की बात की कि एक कैबिनेट मिशन की बात की गई कि एक 3 सदस्यीय एक कैबिनेट मिशन मतलब 3 सदस्यीय एक समिति की गठन किया, जिसमें कौन कौन से थे, जिसमें थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन की मैं बात बता रहा हूँ। 14 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा की कि भारत को भी स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी, वो जो भारत में जाएगी और संविधान सभा वगैरह का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये मतलब पॉइंट उसमें दिए गए थे, ये बातें थी। तो सदस्य में देखें तो वही क्योंकि ब्रिटेन की कैबिनेट से शामिल सदस्य थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन भी बोलते हैं। इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और एबी अलेक्जेंडर नौसेना अध्यक्ष थे। और ये पैथिक लॉरेंस ही कैबिनेट मिशन के भी अध्यक्ष थे। इससे पहले क्रिप्स प्रस्ताव में स्टेफर्ड क्रिप्स ला चुके, मैंने बताया अभी आपको उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी। तो चूंकि सरकार चेंज हो गई तो सब कुछ कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी सब कुछ चेंज हो चुका है, नए स्तर पे बातें हो रही हैं। तो इटली के अनुसार ही इनकी जो घोषणा थी उसी के अनुसार 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता अर्थात भारत पहुंचता है कैबिनेट मिशन। अब इसका कार्य क्या था? कैबिनेट मिशन भारत में आएगा तो करेगा क्या, कार्य क्या है? तो उसके कार्य थे अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत करना। मतलब इन सबको लेकर के एक ऐसी योजना प्रस्तुत करना है कैसे संविधान अंतरिम सरकार का गठन किया जा सके, संविधान सभा का गठन हो और संविधान निर्माण हो, तो एक योजना प्रस्तुत करना, ये क्या था इनका कार्य था कैबिनेट मिशन का। अब उस योजना जो कार्य योजना उन्होंने प्रस्तुत की उसमें कुछ बिंदु ही बताए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आपसे कभी भी इनसे पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन योजना के बारे में समझाइए, बतलाइए, तो उनको आपको बताना पड़ेगा प्रावधान क्या क्या थे। तो आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा इनको, जो भी मैं बातें बताऊंगा उनको ध्यान सुनिएगा। भारत एक संघ होगा, इसमें भी संघ होने की बात कही गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतें होंगी। जैसे वर्तमान में भारत क्या राज्यों का संघ है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के भारत संघ बने हुए हैं। तो उसी तरीके से इसमें क्या है कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे और देशी रियासतें होंगी, ये होंगी। तो एक ये बात कही गई। इसमें बात की है कि पहले जो राज्य सूची के विषय, केंद्र सूची के विषय जो है वो तो बांट दिए जाएंगे राज्यों को, केंद्र को, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को दी जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, अवशिष्ट शक्तियां प्रांत में निहित की होंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को, वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, कनाडा की नकल करते हुए केंद्र को। लेकिन इस समय जब ये कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया था कि प्रांतों को दी जाएंगी, और ये प्रांतों को वर्तमान संदर्भ में भी देखेंगे तो अमेरिका वगैरह में ऐसी व्यवस्था है कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दे दी गई। इसमें भारत की एकता को बनाए रखने की बात की गई, इसलिए इसके तहत मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग थी, उसको क्या किया गया, ठुकरा दिया गया, क्योंकि इसमें क्या बात कही गई थी कि भारत की एकता बनाए रखी जाएगी। उस वजह से एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से ही इसमें मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसको ठुकरा दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान सभा जो बताएगी, संविधान सभा होगी, संविधान सभा का जो गठन होगा, उसके संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वो प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये कैसे होगा ये बताते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये है कि ये मान लीजिए संविधान सभा है, इसका जो गठन किया जाएगा संविधान सभा का, तो उसमें जो प्रतिनिधि होंगे वो ब्रिटिश प्रांत के होंगे और देशी रियासतों के। ये पहले ब्रिटिश प्रांत और देशी संविधान सभा, इसके जो सदस्य होंगे, पहले संविधान सभा होगी, उसमें से कुछ सदस्य भी होंगे, और उसमें बात की गई कि जो ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें जो हैं ये क्या करेंगे, इनडायरेक्टली तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करेंगे, किसका, संविधान सभा के सदस्यों का। क्योंकि ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य हैं और देशी रियासतों के जो सदस्य हैं
जो ये ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य, विधानसभा के जो सदस्य होंगे और जो देसी रियासतों के जो सदस्य वगैरह होंगे, तो इनका क्या होगा, ये जनता के द्वारा चुने जाएंगे और जनता के द्वारा ये चुनेंगे, ये क्या करेंगे, संविधान सभा के सदस्यों के चुनेंगे। इस तरीके से इसमें बात की, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से, कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। मतलब कि जो ब्रिटिश प्रांत, मतलब कि संविधान प्रांतीय विधानसभा, ब्रिटिश प्रांत में भी विधानसभाएं होंगी, तो इसमें कुछ सदस्यों का चुनाव हुआ होगा। तो ये क्या, जैसे इसमें वर्तमान समय राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे ब्रिटिश प्रांत के जो विधानसभा है, मतलब जो प्रांत है, उनके जो इसमें जो सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। उसी तरीके से देसी रियासतों के भी जो प्रतिनिधि होंगे वो क्या करेंगे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे, उनका चुनाव करेंगे। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट वे में जनता नहीं चुन रही, अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। क्योंकि ये मान लीजिए जनता है, जनता ने चुना किसको, जनता ने चुना प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को, सदस्यों ने चुना किसको, सदस्यों ने चुना संविधान सभा का सदस्यों को, संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो जनता ने चुना विधानसभा के सदस्यों को, और विधानसभाओं के सदस्यों को, और विधानसभा के सदस्यों ने चुना संविधान सभा के सदस्यों को। तो ये क्या हो गया, जनता से ये इनडायरेक्ट वे में चुने जा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं चुने जा रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत ये चुने जाएंगे। जैसे वर्तमान समय राष्ट्रपति में आप देखते हैं, उस तरीके से बिल्कुल सेम यहाँ पर भी होता है। अब इसमें एक बात और कही गई कि अब इसमें जनसंख्या के आधार पर कैसे डिवाइड किया जाए, कि कैसे कितने कितने प्रतिनिधि कैसे कैसे जाएंगे। तो इसमें बात की है कि 10 लाख की जनसंख्या पर, मतलब कोई राज्य है या कोई, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, उसमें मान लीजिए उसकी जनसंख्या 30 लाख है, 30 लाख है, तो 30 लाख की जनसंख्या पर है, तो इसमें क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, तो 30 लाख की जनसंख्या पर 3 सदस्य, 10-10 लाख पर। तो इसमें बात की है कि 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि इसमें जाएगा, संविधान सभा का सदस्य होगा एक प्रतिनिधि, 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करेगा। याद रखिएगा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें बात की गई प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय द्वारा ही चुने जाने थे। मतलब कि इसमें जो सामान्य है या मान मुस्लिम है तो मुस्लिम ही मुस्लिम को चुनेगा, ये बात हो गई कि मतलब कि वो वोट वही दे सकते हैं, एक प्रकार से यह समझ सकते हैं। समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के द्वारा ही चुने जाने थे, तो याद रखिएगा उसमें अपने समुदाय के द्वारा ही वो चुने जाएंगे, याद रखिएगा। अब इसमें समुदाय जो थे 3 मुख्य थे, सामान्य थे, मुस्लिम थे, सिख थे। 3 समुदाय मुख्य रूप से थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। अब ये तो बातें हो गई। अब इसमें और भी हुआ कि मतलब कि अब प्रांतीय विधानसभाओं का तो चुनाव हो जाएगा, कैसे होगा, लेकिन देसी रियासतों का इसमें कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है। तो देसी रियासतों के सदस्य कैसे चुने जाएंगे उसके बारे में जिक्र होगा। तो देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव जो है वो समझौता समिति के आधार पर किया जाएगा। तो समझौता समिति क्या है, अब देखिए 2 तरीके से आप समझिए। अगर जो मान लीजिए समझौता समिति है, ये एक समझौता समिति है, समझौता समिति, और समझौता समिति हो गई, और प्लस देसी रियासतों की समिति, देसी रियासतों की समिति, समझौता समिति और देसी रियासतों की समिति की सिफारिशों के आधार पर, मतलब दोनों लोग क्या करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे, फिर उसके आधार पर देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का, मतलब कह सकते हैं आगे उनके नाम वगैरह बढ़ाए जाएंगे, उनके सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। तो ये समझौता समिति में शामिल कौन होगा, एक प्रश्न आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हमने बता दिया समझौता समिति के आधार पर उनका चुनाव किया जाएगा देसी रियासतों का, तो समझौता समिति में कौन शामिल है, देसी रियासतों के तो समझौता समिति प्लस देसी रियासतें, तो देसी रियासतों के तो प्रतिनिधि तो बता दिए जाएंगे कि हाँ कि इनकी जो समिति में ये लोग होंगे जो सदस्यों के चुनाव में भाग लेंगे। अब लेकिन समझौता समिति में कौन होगा, समझौता समिति में जो मैंने बताया जो प्रांतीय विधानसभा में चुने गए सदस्य हैं यही समझौता समिति के सदस्य होंगे, याद रखिएगा। समझौता समिति के जो सदस्य होंगे वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य होंगे, और वो सदस्य और देसी रियासतों के जो समिति देसी रियासतों की तरफ से गठित की गई उसके सदस्य मिल करके देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव करेंगे, उसको लेकर के समझौता मतलब विचार विमर्श के आधार पर उनको चुना जाएगा, ये बात हो गई। अब पूरे देश भर का क्या किया गया कि सीमांकन किया गया और सीटों का आवंटन किया गया कि मतलब कितनी सीटें हैं। तो संविधान सभा की जब पूरी बात की गई तो सीटों की संख्या निकली 389। अब 389 में अलग अलग जगहों पर देखेंगे तो ब्रिटिश प्रांत में 293 सदस्य, देसी रियासतों को 93, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे वहां पे 4 सदस्य आए।
ये टोटल हुआ। अब यहाँ पर चुनाव किया जाएगा। अब इसमें ये मत सोचेगा कि अभी हम आगे बात करेंगे, जब हम बात करेंगे अंतरिम सरकार में तो हम बात करेंगे किसको कितनी कितनी सीटें मिली, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि ये बांट दिया गया कि हाँ, जो मैंने बताया ना समझौता समिति वगैरह की सिफारिशों पर, तो उसमें तय हुआ कि देशी रियासतों से 93 सदस्य जाएंगे। ब्रिटिश प्रांत जो मैंने बताया, जो उनकी विधानसभा है उनके आधार पर जो चुने जाएंगे वो 293 सदस्य होंगे, ये बात हो गई। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के 4 सदस्य हैं। अब टोटल 389 हो गए, ठीक है। अब इसके आधार पर भारत के को भी क्या किया गया, भारत के प्रांतों को भी, जैसे आप भाषाई आधार पर राज्यों का गठन देखते हैं ना, उस तरीके पहले ऐसे किया गया ABCD आधार पर, जैसे होता है ना जोन डिसाइड कर दिए जाएंगे कि ये जोन के आधार पर, तो उसी भारत के प्रांतों को ABCD के ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो ABC के रूप में जब डिवाइड किया गया तो कौन से क्षेत्र में कौन कैसे कैसे आया, तो देखते हैं A में कौन शामिल था। A में था बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा। B में था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध। असम और बंगाल जो थे वो थे C में। अब जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए भारत का मैप मैं छोटा सा बिल्कुल बना दे रहा हूं। ये मान लीजिए भारत का मैप है, इसमें जोड़ लीजिए बंबई, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, ये वाला पोर्शन पूरा ले लीजिए। दूसरा है, ये भी ले लीजिए पूरा, ये क्षेत्र ले लीजिए। दूसरा है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, तो ये वाला क्षेत्र ले लीजिए। और असम, बंगाल, ये वाला क्षेत्र ले लीजिए। तो ये वाले क्षेत्र मिला करके ही जुड़ा गया था इसमें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि संविधान सभा में जो हैदराबाद थी वहां की रियासत के कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो ये बातें कही गई, इसके आधार पर क्या होगा, फिर आम चुनाव होंगे। मतलब कि एक कह सकते हैं कि संविधान सभा का जब गठन किया जाएगा, चुनाव होंगे, अंतरिम सरकार का जब गठन होगा तो उसमें कांग्रेस विजयी हो जाएगी, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा और जवाहरलाल नेहरू क्या होंगे, उनसे सरकार बनाने की बात की जाएगी। फिर उसके बाद में देखेंगे तो मुस्लिम लीग का जो होगा उसकी बात हो जाएगी कि मुस्लिम लीग ने फिर आगे चल करके प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। क्योंकि इसमें एक बात, इसमें मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा खटक ये रही थी, क्योंकि अभी तक देखें तो 1940 से मुस्लिम लीग एक ही बात कह रही थी, मुझे अलग प्रांत, मुझे अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए, पृथक राष्ट्र की मांग कर रही थी। और कैबिनेट मिशन ने तो सीधे सीधे उनकी बात को नकार ही दिया था, तो मुस्लिम लीग तो साथ में आएगी नहीं। लेकिन कुछ हद तक इसमें देखेंगे तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग आएगी, भी जिक्र होगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पृथक राष्ट्र की मांग को ठुकरा दिया था, पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था, तो हाँ, मांग को ठुकरा दिया गया था। तो ये था, ये याद रखिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट सदस्य पूछे जाते हैं कौन कौन थे। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, 14 मार्च 1946 को इटली की घोषणा। सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। एक बार पूछा गया स्टेफर्ड क्रिप्स किसके सदस्य थे, तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। अध्यक्ष कौन था, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो पैथिक लॉरेंस थे। अब ये जो मैंने पॉइंट बताया इनको आप नोट कर लीजिए। टोटल सदस्य संख्या 389, इसी के आधार पर आगे चुनाव होगा, कांग्रेस को मिलेगा बहुमत, उसका हम जिक्र आगे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अंतरिम सरकार के गठन की। और एक वीडियो भी छूटा हुआ है जिसको मुझे बताना है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और उनकी कह सकते हैं उन्होंने कौन कौन सी संस्थाओं का गठन किया, उनकी आपको पूरी कहानी उनसे रिलेटेड हम बताएंगे। आज़ाद हिंद फौज का जिक्र होगा, सभी बातें हम आपको एक वीडियो के तहत उसमें हम बताएंगे। तो फिलहाल ये आप समझिए, जो मैंने बताया आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे जरूर, याद रखिए कैबिनेट मिशन। तो जैसे जैसे अब हिस्ट्री देखिए लगभग खत्म है, अपने अंतिम चरण में है। अब तुरंत क्या होगी, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर एशियन हिस्ट्री की शुरुआत होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।